सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 11 के हिंदी के अध्याय 7 साये में धूप, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले दुष्यंत कुमार का परिचय। जन्म सन 1933, राजपुर नवादा गांव। प्रमुख रचनाएं सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, साये में धूप, जलते हुए वन का बसंत, एक कंठ विषपाई, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी। मृत्यु सन 1975। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के साथ भी जुड़े रहे। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। अल्पायु में ही उनका देहावसान हो गया, किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं हैं। गज़ल की विधा को हिंदी और हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। उनके कई शेर साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराए जाते हैं। साहित्यिक गुणवत्ता से समझौता न करते हुए भी दुष्यंत ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान कायम किए हैं। एक कंठ विषपाई शीर्षक गीति नाट्य हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण और बहुप्रशंसित कृति है। गीति नाट्य यानी ऐसा नाटक जो गीत पर आधारित हो। ये भी एक बच्चों विधा होती है, साहित्य की एक विधा है ये, और इस पर इन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीति नाट्य लिखा है, एक कंठ विषपाई, जो बहुत चर्चित रहा है। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। गज़लों में शीर्षक ले देने का कोई चलन नहीं है, इसलिए यहाँ कोई शीर्षक नहीं दिया जा रहा। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। उनमें किसी क्रम व्यवस्था के तहत पढ़े जाने की दरकार नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि एक शेर का अलग अर्थ है तो दूसरे का अलग है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इसके बावजूद दो चीज़ें ऐसी है जो इन शेरों को आपस में गूंथ कर एक रचना की शक्ल देती है। एक रूप के स्तर पर तुक का निर्वाह और दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पहले शेर की दोनों पंक्तियों का तुक मिलता है, उसके बाद सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। आमतौर पर गज़ल के शेरों में केंद्रीय भाव का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पूरी गज़ल एक खास मनः स्थिति में लिखी गई जान पड़ती है। राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव एक तरह से इस गज़ल का केंद्रीय सूत्र बन गया है। इस प्रकार दुष्यंत की यह गज़ल हिंदी गज़ल का सुंदर नमूना प्रस्तुत करती है। गज़ल। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। कहाँ तो, ये राजनीति के ऊपर व्यंग्य किया है कवि ने। कहाँ तो तय था चिरागा यानी रोशनी, हर एक का अर्थ होता है बच्चों प्रत्येक घर के लिए। कि कहाँ तो राजनीतिक मसले जब होते हैं तो बड़े बड़े नेता क्या घोषणाएं करते हैं, यही करते हैं कि प्रत्येक घर में बिजली संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो उस पर कवि कहता है कि कहाँ तो ये तय किया गया था कि प्रत्येक घर को रोशनी उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन कहाँ चिराग मयसर नहीं शहर के लिए, और कहाँ शहर की मुख्य सड़कों के लिए भी जो है मयसर का मतलब है उपलब्ध नहीं है। चिराग यानी रोशनी। कि कहाँ तो राजनीति के अंतर्गत जब नेता आते हैं बड़े बड़े, वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि प्रत्येक घर को रोशनी पानी बिजली सब दिया जाएगा, लेकिन अब तो ऐसा लगने लग गया है कि चिराग यानी रोशनी जो है पूरे शहर के लिए ही नहीं है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों यानी वृक्ष, कि जब वृक्ष के नीचे हम खड़े हो जाते हैं, पेड़ के नीचे जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें हमारा क्या है, धूप और पानी से क्या होता है, बचाव होता है। तो कवि कहता है कि यहाँ जब पेड़ों के नीचे खड़े होकर हम उसके साए में जाकर धूप से अपना बचाव करते हैं, लेकिन अब ऐसा वातावरण हो गया है कि उन पेड़ों के अंदर से भी धूप लगने लग गई है। अब यहाँ से चले जाना उचित है, उम्र भर के लिए यानी सदा के लिए इस जगह को हमें छोड़ देना चाहिए।
कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि कवि ये कह रहा है कि राजनीति के कारण जो शहर का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे के सानिध्य में यानी एक दूसरे के पास में जाने से भी क्या हो गए हैं, डरने लग गए हैं। उन्हें उनमें आतंक छा गया है। इसलिए जब पेड़ के नीचे जाकर जब हम छाया महसूस करते हैं, आज हमें वो महसूस नहीं हो रही है। इसलिए इस शहर को छोड़ देना, इस जगह को छोड़ देना ही हमारे लिए उचित है। ने हूँ कमीज तो पाँवों से पेट ढंक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। कि ने हूँ कमीज, कमीज का मतलब है कमीज जो हम पहनते हैं कुर्ता, कि यदि हमारे पास कमीज़ नहीं है तो हम अपने पाँवों से ही अपने पेट को ढक लेंगे। कि हमारे पास पहनने को कपड़े नहीं हैं तो हम अपने बदन से ही एक अंग से दूसरे अंग को ढक लेंगे। लेकिन हमें ये देखना जरूरी है कि जो हमारा ये ज़िंदगी का सफ़र है, इसके लिए ये लोग कितने उपयुक्त हैं। कि जिन लोगों के साथ हम रह रहे हैं वो लोग यदि हमारे लिए उपयुक्त नहीं हैं तो उन्हें छोड़कर जाना ही उचित है। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। खुदा नहीं कि ईश्वर हमें अब दिखाई नहीं देता है, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी का ख्वाब सही कि आदमी का एक सपना जो है वो ही हमारे लिए यानी अच्छे से अच्छे लोगों से मिलने जुलने का जो हमारा ख्वाब है वही खुदा के बराबर है। कोई हसीन नज़ारा तो है कि कोई न कोई हसीन नज़ारा हमारी आँखों के लिए हमारे सामने है। कि कवि ये कहना चाहता है कि ईश्वर को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अच्छे आदमियों की संगति वो भी हमारे लिए हसीन नज़ारे से कम नहीं है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। मुतमईन का कहने का मतलब है बच्चों कि उन्हें विश्वास है कि पत्थर कभी भी पिघल नहीं सकता है। लेकिन मैं बेकरार, लेकिन मैं आवाज़ में असर के लिए कि मैं अपनी आवाज़ देकर लोगों में वो आवाज़ डालकर बेकरार हूँ कि मेरी बातों का, मेरी इन गज़लों का कुछ न कुछ तो असर होगा। कि लोग कहते हैं कि कोई इन राजनीतिज्ञों पर, इन सामाजिक कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरी इन गज़लों से, मेरी इन बातों से कुछ न कुछ असर अवश्य होगा। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। कि तेरा निज़ाम है सिल दे, कि तेरा काम क्या है कि तू शायर की ज़ुबान को सिल देता है। शायर या जो भी पत्रकार होता है, जो अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात को जनता तक पहुंचाता है, जो शायर है, जो कवि है, जो अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाता है, कि उसको दबाव देकर उसकी ज़बान को सिल दिया जाता है, कि उसको रोक दिया जाता है कि तुझे इस प्रकार का कुछ भी नहीं लिखना है। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। लेकिन ये एहतियात की जो बातें मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ अपनी इन गज़लों के माध्यम से, तुम आप लोगों को जो आवाज़ यानी जो संदेश मैं देना चाहता हूँ, ये संदेश और ये एहतियात रखना मेरे लिए ज़रूरी है। कि मुझ पर भी दबाव डाला जाएगा कि मैं अपनी इस शायरी को बंद कर दूँ, लेकिन इस जनता के लिए, इन लोगों के लिए इस प्रकार की आवाज़ इन तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। कि यदि हम जिए तो अपने बगीचे में, जैसे गुलमोहर का फूल जो है वो सदैव खिला रहता है, उसकी खुशबू पूरे बगीचे को जो है सुगंधित कर देती है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं यदि जिंदा रहूँ तो अपने उस गुलमोहर के तले यानी उस गुलमोहर के नीचे अपनी जैसे गुलमोहर खुशबू बिखेरता है, ऐसे मैं अपनी खुशबू जो है संसार में बिखेरता रहूं। और यदि मैं मर जाऊं तो गैर की गलियों में, कि दूसरे की गलियों में गुलमोहर के लिए, जैसे गुलमोहर के लिए यानी गुलमोहर सबको सुकून देता है, शांति देता है, प्रसन्नता देता है, तो यदि मेरी मृत्यु भी हो तो गैर की गलियों में हो जाए यानी अनजानी राहों में हो जाए, लेकिन वहाँ भी मैं किसी न किसी उद्देश्य से ही मेरा जीवन जो है वो समाप्त हो। धन्यवाद।